हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसकी हम पढ़ाई करेंगे। बेसिकली जो ये प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 256 टू 263 पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर ये प्रोवाइडेड है। अब देखिए इसमें क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया हूं कि जो यहाँ पे सेंटर है, स्टेट है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर, सेंटर की लेजिस्लेटिव पावर, स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशरी हमारा यूनाइटेड है। तो कुछ इस तरह का हमारा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंटर के पास भी क्या है, हमारा एग्जीक्यूटिव पावर है, स्टेट के पास अपना अलग एग्जीक्यूटिव पावर है, सेंटर के पास अलग लेजिस्लेटिव पावर है और स्टेट के पास अपना अलग लेजिस्लेटिव पावर है और जुडिशरी हमारी यूनाइटेड है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा किसका, एग्जीक्यूटिव पावर, जो पहले हम देख चुके हैं। और जब एग्जीक्यूटिव पावर ये अपना जब स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करेगा तो उसे कुछ चीज ये देखनी पड़ती है कि इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट जैसे ही अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर रही है तो उसे करना पड़ेगा कि आप कंप्लायंस हो पार्लियामेंट के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ऐसा नहीं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव एक्शन कुछ दूसरा है, आप कोई दूसरा लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। कंप्लायंस होना चाहिए, इनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। नो हैम्पर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर। अब जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर का, उसको आप हार्म नहीं कर सकते। क्लियर? अब देखिए सेंटर डायरेक्शन देता है स्टेट को टाइम पे। जैसे कब देगा, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मींस ऑफ द कम्युनिकेशन। जो मींस ऑफ द कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो ऑल ओवर इंडिया में देखी जाती है, ऑल ओवर इंडिया में देखा जाता है, पैन इंडिया में देखते हैं। मतलब कम्युनिकेशन ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। तो ये क्या कर सकता है, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कम्युनिकेशन के लिए, किसके लिए कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि इसको आप मेंटेन करके रखिए। ओके, मेजर टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे विद इन द स्टेट। अब देखिए जो रेलवे पास होती है, रेलवे किसके अंडर आएगी, यूनियन लिस्ट के अंदर आएगी। तो जो रेलवे का अब स्टेट से ही तो पास होकर जाएगी पूरे, तो उसके मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। इसके बाद प्रोविजन ऑफ मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, कि भाई जब आपका प्राइमरी स्टेज में एजुकेशन जो हो रही है मदर टंग में हो, प्राइमरी स्टेज पे, उसके लिए डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को कि आप इस चीज को देखिए। ओके, इसके बाद स्पेसिफाइड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। देखिए यार सेंटर का जो खेल है ना, सेंटर आप देखिए सेंटर कहाँ है, सेंटर वर्चुअली कहीं नहीं है और सेंटर हर जगह है। क्यों? क्योंकि सेंटर में मतलब क्या, उनके पास कोई, सेंटर के पास कोई टेरिटरी थोड़े है अपनी, सेंटर की अपनी कोई टेरिटरी नहीं है। वो तो दिल्ली में बैठे हैं पार्लियामेंट में, उनकी पूरी टेरिटरी है और कोई टेरिटरी नहीं है। क्योंकि दिल्ली में भी बैठे हुए हैं तो वो भी टेरिटरी किसके अंदर आती है, केजरीवाल जी के अंदर आती है, एनसीटी के अंदर आती है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके अंदर आती है। मतलब कि जो हमारा कंट्री है वो 29 स्टेट प्लस 7 यूनियन टेरिटरी। और जो 29 स्टेट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट तो होगी ही होगी, और 7 जो यूनियन टेरिटरी है इसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो वर्चुअली इसके पास कोई टेरिटरी अपनी है नहीं, इसीलिए तो कह रहा है कम्युनिकेशन का जो मीन्स है कौन इसको सही करेगा, स्टेट करेगा। जो यहाँ पे मिलिट्री, आप देखिए जो कम्युनिकेशन का मीन्स है, मिलिट्री इंपॉर्टेंस भी तो रहती है ना यार, क्योंकि रोड बनेगी तभी तो मिलिट्री मूव करेगी, ट्रूप्स मूव करेंगे वहां पे, रोड होंगे तभी तो मूव करेंगे। ओके, तो ये जो एजुकेशन हो गया, रेलवे हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, वेलफेयर हो गया, किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो स्कीम बन के जा रही है, वो सारे ट्राइब्स होंगे किसके अंदर होंगे, या तो स्टेट के अंदर होंगे या यूनियन टेरिटरी के अंदर होंगे। यूनियन टेरिटरी के अंदर होंगे तो बढ़िया, क्योंकि वो सीधे सेंटर वहां पे सीधा रूल करती है, यूनियन टेरिटरी को उसके अंदर होती है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी जरा नाम से देखिए, एज नेम सजेस्ट, यूनियन टेरिटरी, यूनियन की टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी। ओके, अब देखिए म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ द फंक्शन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी स्टेट गवर्नमेंट से मेरा ये काम कर दो, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा ये काम कर दो। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है, कभी कभी प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट यदि एसेंट दे दे तो स्टेट वो काम कर सकता है, और यदि स्टेट गवर्नमेंट का पावर, यदि गवर्नर वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ पे एसेंट दे दे तो वो काम कौन कर सकता है, सेंटर काम कर सकता है। तो ये म्यूचुअल डेलीगेशन होता है फंक्शंस का। ओके, अब देखिए कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। जैसे हमारा प्रोविजन आ रहा है कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर में, तो पार्लियामेंट प्रोवाइड एडजुडिक्शन ऑफ एनी डिस्प्यूट। कैसे डिस्प्यूट होंगे, रिवर रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे, रिवर वैली से रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे, उस पर एडजुडिक्शन हमारा जो है पार्लियामेंट दे सकती है। ओके, अब देखिए अगला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि
प्रेसिडेंट कैन स्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है प्रेसिडेंट के इसको स्टेब्लिश करते हैं किसी, जब ये पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो इंटर स्टेट काउंसिल को हम क्या करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे। जी ये 1990 में स्टेब्लिश हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, अगला चैप्टर ही इसी पे है, अगला चैप्टर हमारा जो है इंटर स्टेट काउंसिल पे ही है। स्टेट काउंसिल होती है जो सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट आ रहे हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट है जिस पे डिस्प्यूट आ रहे हैं, तो ये लोग 2 बार 3 बार साल में मिलकर बैठकर उस पर बात कर ले, उसको सॉल्व कर ले आगे। इसलिए प्रेसिडेंट ने इसको सेटअप किया किस पे, 1990 में। कोई दिक्कत। अब देखिए, पार्लियामेंट कैन अपॉइंट अथॉरिटी टू कैरी आउट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। देखिए बात क्या है ना कि जो ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है, ये यदि आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, यूपी से आप बिहार ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बिहार से छत्तीसगढ़ नहीं कर पाएंगे, या पूरी कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर पाएंगे, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ओके, देयर इज नो मीनिंग ऑफ सेकंड फंडामेंटल राइट सच एज राइट टू फ्रीडम। ओके, तो ये जो फ्रीडम इंश्योर करना है कि एक इंसान यूपी से महाराष्ट्र आ जाए या तमिलनाडु चला जाए, कहीं भी देश में कहीं भी राइट टू फ्रीडम है सबके पास, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है। तो यहाँ पे यदि कोई स्टेट प्रॉब्लम करती है तो पार्लियामेंट कैन अपॉइंट अथॉरिटी टू कैरी आउट फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ताकि ये हमारे पास जो ये ट्रेड है, कॉमर्स है और इंटरकोर्स, इसको प्रॉपर तरीके से आगे प्रोसेस किया जाए। इसके लिए पार्लियामेंट एक अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है, बट अभी तक ऐसी कोई अथॉरिटी अपॉइंट नहीं की गई है क्योंकि प्रॉब्लम अभी तक इशू नहीं आई है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या है कि जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है, ये रिक्रूटेड एंड ट्रेंड बाय द सेंटर, रिक्रूट किए जाएंगे, ट्रेंड किए जाएंगे बाय द सेंटर। अल्टीमेट जो कंट्रोल होगा वो सेंटर का होगा, लेकिन जो इमीडिएट कंट्रोल होगा वो स्टेट का होगा। जैसे कि आईएएस, आईपीएस जो होते हैं, ये सर्व किसको करेंगे, सेंटर के पास टेरिटरी है नहीं, स्टेट को ही सर्व करेंगे। अब ये स्टेट को सर्व कर रहे हैं तो क्या होता है, वहां पे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट चलता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, है ना। तो ये लोग जो अल्टीमेट कंट्रोल होगा, जो सस्पेंड करने का पावर होगा, वो किसके पास होगा, स्टेट के पास होगा। लेकिन ये जो बात होगी, क्या बोलते हैं कि जो अल्टीमेट कंट्रोल होगा, उनको टर्मिनेट करना है कि कोई अब लीगल डिसीजन लेना है, क्या लेना है, वो कौन लेगा, सेंटर लेगा। ठीक है, अब मैंने पीछे को पहले बताया था 1996 में क्या हुआ था, आईएफएस की सर्विस हमारी क्रिएट की गई थी अंडर आर्टिकल 312। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि जो राज्यसभा है, पीछे मैंने पढ़ा है कि राज्यसभा किसी स्टेट लिस्ट के मैटर को पार्लियामेंट को दे सकती है उस पर लॉ बनाने के लिए। ये पहले हमने इसको पढ़ा है, राज्यसभा में फिर आएगा तो फिर पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया था कि आप एक सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कीजिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट की कंडीशन है वो बहुत फास्ट और बहुत तेजी से डिटोरिएट कर रही है। डिफॉरेस्टेशन बहुत आगे, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, तो राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया 1966 में, उसके बाद एक सर्विस क्रिएट की गई जिसका नाम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 1966 के पहले 2 ही सर्विस थी ऑल इंडिया सर्विस, जो थी आईएएस और आईपीएस। अब देखिए जो ये आईएएस आईपीएस हैं, तो देखिए जो फेडरल कैरेक्टर होता है, जैसे यूएसए में बताया तो ट्रू फेडरल कैरेक्टर है, तो वहां पे जितने भी स्टेट है उनकी अलग अलग सर्विसेज हैं, सबकी सर्विसेज अलग हैं। जैसा कि स्टेट की सर्विसेज अलग है, फेडरल की सर्विसेज अलग है। जैसे हमारे जो आईआरएस की सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस की जो सर्विसेज हैं, ये सेंटर सर्विसेज हैं। ये लोग स्टेट के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन आईएएस आईपीएस क्या करते हैं, ये स्टेट का जो मैटर है, स्टेट के जो सब्जेक्ट है उस पर भी काम करते हैं, है ना, जबकि ये रिक्रूट एंड ट्रेंड बाय द सेंटर। उसी तरह से जो फेडरल कैरेक्टर होता है, तो इसमें स्टेट की जो सर्विसेज हैं, जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो काम दिया गया है, वो कौन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय करेंगे। लेकिन जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर दिया गया वो कौन करेंगे, सेंट्रल लिस्ट के एम्प्लॉय करेंगे। लेकिन आईएएस आईपीएस क्या करते हैं, वो स्टेट लिस्ट वाले भी काम करेंगे और सेंट्रल लिस्ट वाले भी काम करेंगे, कंकरेंट लिस्ट वाले भी काम करेंगे, रेस्टोरेटरी पावर वाले भी काम करेंगे, है ना। तो ये वायलेट करता है किसको, फेडरल कैरेक्टर को। तो जो यूएसए में सर्विसेज होती है, वो कैलिफोर्निया का जो स्टेट सर्विस होगा वो अलग होगा, और जो फेडरल कैरेक्टर का सर्विस होगा कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेड के लिए, डिफेंस के लिए, वो अलग होगा। ओके, अब देखिए, अब मेन चीज ये है ना कि यार दोनों का इंटरेस्ट होता है, स्टेट का भी इंटरेस्ट होता है, सेंटर का भी इंटरेस्ट होता है। मेनली जो अपर हैंड होता है वहां पे सेंटर का होता है। क्यों? क्योंकि एसडीएम उनकी जो रिक्रूट होते हैं, एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं स्टेट के, वो एसडीएम होते हैं, और जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं सेंटर के, होते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। तो अब देख लीजिए एसडीएम हमेशा नीचे होते हैं किसके, डीएम के। तो इस तरह से क्या होता है कि इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि हर जिले में जो 600 से ऊपर हमारे जिले, वहां पे डीएम होंगे, तो होमोजेनिटी होगी ना एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में होमोजेनिटी है, पुलिस में होमोजेनिटी है, ऑल ओवर द इंडिया। ओके,
कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इससे आपका क्या होगा कि ये लोग कोऑर्डिनेशन को बना के रखते हैं ना, जैसे आईएएस आईपीएस है तो ये लोग पहले स्टेट को भी सर्व करेंगे और बाद में ये लोग आके सेंटर को भी सर्व करेंगे आके, है ना। तो ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन बना के रख रहे हैं। तो एक तरह से आप नेगेटिव वे में देखें तो क्या होगा, आप ये फेडरल कैरेक्टर को वायलेट कर रहे हैं। पॉजिटिव वे में देखें तो क्या है, ये कोऑर्डिनेशन है। एक इनके बीच में बफर जोन है, जो आईएएस आईपीएस है ये लोग क्या कर रहे हैं, दोनों चीज को एक तरफ स्टेट एक तरफ सेंटर दोनों को मिला के रख रहे हैं। ओके, उसके बाद ये डुअल, इसी को क्या बोलते हैं हम, डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी क्यों, क्योंकि ये रिक्रूट कौन कर रहा है, सेंटर रिक्रूट कर रहा है और ट्रेन वही कर रहा है, लेकिन सर्विस किसको दे रहे हैं, ये स्टेट को दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, डुअल पॉलिटी, दो तरह की ये पॉलिटी यहाँ पे चल रही है। इसके बाद और भी कुछ प्रोविजन है हमारे एडमिशन रिलेशन में, उसको देखेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।